हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ, परीक्षा तिथि है 31 जनवरी 2021 में। जो भी क्वेश्चंस सीडीपी के आए हुए हैं उनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये तो पता ही है कि आप लोगों की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं और उसी उसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो और वैसे थर्ड 3 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे सिलेबस में, और एक थर्ड का फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, सेकंड हम लोग कंप्लीट करना, तो वो भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे जल्दी। ठीक है, तो पहले आज हम लोग ये देखेंगे, फिर कल उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस पे दिया गया है। अब देखिए, इस पे एक्सप्लेनेशन भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद सीधे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, आंसर देख के सीधे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बोरिंग सा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पे दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, हाँ, पहला क्वेश्चन दिया गया है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। ठीक है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ताकि सभी बच्चे सुगमता से अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न पृष्ठभूमि, योग्यता, क्षमता व आवश्यकता वाले विद्यार्थी सामान्य विद्यालय के सामान्य कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को विभिन्न प्रकार के सामान्य जन जीवन से संबंधित उदाहरणों को कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो देखिए, जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं तो उसमें हर टाइप के बच्चे भी आते हैं। कुछ गरीब होते हैं, देखिए ज़्यादातर तो सब गरीब ही आते हैं, अमीर के किसी बच्चे कोई सरकारी स्कूल में नहीं जाता। तो उस पर क्या होता है, कुछ पीएच वाले होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप भी आते हैं। ठीक है, और कुछ जिनकी बुद्धि अच्छी होती है वो भी आते हैं, और जिनकी कम बुद्धि होती है तो वो भी आते हैं। सब मिलजुल के ही आते हैं, तो टीचर को क्या है, सबको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। तो किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य बनाने के लिए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रगतिशील शिक्षक बच्चों को समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण मानते हैं। ऐसे में बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण होना चाहिए। बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें समरूप समस्या या एक ही प्रकार की समस्याओं को विभिन्न प्रकार से हल करने के लिए देना चाहिए। इससे बच्चों को समस्या समाधान में निपुणता की प्राप्त होगी और उसमें रचनात्मक का विकास भी होगा। ठीक है, अब इसी में अगर देखें तो एक तो मैथ का एग्जाम्पल अच्छे से आ जाएगा आप लोगों को समझ में, और प्लस जो साइंस वाले होते हैं, साइंस में भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। कि अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले लीजिए, क्या, कुछ भी कोई ड्राइंग मान लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ड्राइंग या फिर कुछ चीज़ को खोज करना है, या रास्ता मान लीजिए, तो क्या है, कोई इस रास्ते से जा रहा है, कोई इस रास्ते से जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, बट लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या है, सबका एक ही है। ठीक है, तो मतलब समझ में आया कि टीचर्स को हर तरह से बताना चाहिए कि उसको कैसे प्राप्त करा जाए या उसका आंसर कैसे निकालें, जिससे कि हर तरीके के बच्चे को समझ में आए। जिसकी बुद्धि अच्छी है वो अच्छे से समझ लेगा, जिसकी बुद्धि कम है वो थोड़ा देर में समझेगा। एक मेथड से नहीं समझ में आएगा उसको, दूसरे मेथड से समझ में आएगा, तीसरे से आएगा, चौथे से आएगा, बट धीरे धीरे सब आ ही जाएगा उसको। ठीक है, तो इस पे ये बताया गया। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, अधिगम से कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस,
शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ठीक है, तो जटिल कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मली होना चाहिए, जिससे कि बच्चे सब सीख सकें। और इस पे क्या दिया गया, अधिगम कठिनाइयों को जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे बच्चों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। दृढ़ श्राव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए तथा बाधा रहित अधिगम वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सीडीपी है तो इसका मतलब सारा जो फोकस होगा किस पे होगा, बच्चों पे होगा। बच्चों को कैसे सिखाया जाए, उनका विकास कैसे करा जाए, तो ये पूरा डिपेंड करता है शिक्षक के ऊपर। ठीक है, तो शिक्षक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके स्कूल में बच्चे हैं या फिर आपकी क्लास में बच्चे हैं तो उनको सिखाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। फिर इसके बाद दिया गया है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब सारी चिंतन है ये। इस पे दिया गया है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण से अब सारी चिंतन है। अब सारी जो चिंतन में बालक अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में सोचते हैं, जिससे किसी एक समस्या या प्रश्न का अनेक संभावित समाधान प्राप्त करता है। यही गुण सृजनात्मकता का भी है। सृजनात्मकता में भी किसी समस्या का समाधान विभिन्न प्रकार से करने का गुण होता है। इसी प्रकार सृजनात्मकता और अब सारी चिंतन एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस पे ये बताया गया है पूरा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अध्यापन से अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इस पे दिया गया है इनके बीच जो संबंध खोजना अध्यापन से अधिगम प्रक्रिया का सबसे प्रभावशाली जो माध्यम है ये। और संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और किसी भी घटना में कार्यकरण संबंध स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है। इसीलिए वातावरण प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों के रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी शिक्षण संकल्पनाओं की उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इस पे दिया गया है। और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस पे दिया गया एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इस पे क्या दिया गया, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, अर्थपूर्ण है। कोई भी गलती होगी जब उसको सुधार करेंगे तो फिर क्या है, एक नया इस पे देखते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन से अधिगम प्रक्रिया के लिए एक अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, आप देखिए कोई भी एग्जाम होगा, बच्चे जब क्लास टेस्ट देते हैं तो उनको क्या है, कॉपी तो चेक कर दी गई, बट आप अगर उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि आपने कहाँ गलती करी है, किसमें गलती करी है और इसको कैसे सुधारना है, तो बच्चे क्या है बार बार वही गलती करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम लिया, अब मैथ का ही देखिए एग्जांपल लेते हैं, मैथ में लिया, अब बच्चों को बेसिक अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, आप बताएंगे उनको कि आप बेसिक पे फोकस करें, और आप भी मतलब कि शिक्षक भी उस पर बेसिक पे पहले फोकस करेगा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। फिर दिया गया, इन त्रुटियों का अध्यापिका द्वारा विश्लेषण किया जाता है क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों या समस्याओं को पहचानने में उनकी अध्यापिका की मदद करती हैं। फिर अध्यापिका इन कठिनाइयों को पहचान कर समुचित उपचारात्मक शिक्षण कार्य करती है। ठीक है, फिर दिया गया है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी द्वारा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इस पे दिया गया है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है।
प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य निर्धारित करने पर विद्यार्थी या अधिगमकर्ता उस विषय या कार्य में महारत प्राप्त करने के लिए अधिगम करना चाहता है या उच्च स्तर का अभिप्रेरणा अभिविन्यास है जो अधिगमकर्ता को उस कार्य या विषय में बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है शर्मिंदगी। क्या है ये? तो इस पे दिया गया है डी ऑप्शन हो जाएगा। शर्मिंदगी का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो बच्चों को क्या है, बच्चों को आप जैसे कि क्लास में कोई भी पनिशमेंट दें बट ऐसा फील उसको ना हो कि उसको बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती देखिए होती है, पनिशमेंट कोई किसी को मिलती है, बट उसकी खिल्लियाँ ना उड़ाई जाएं बच्चों, क्योंकि क्लास का माहौल अगर बिगड़ जाता है तो फिर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो सब नहीं होना चाहिए क्लास में, और बच्चों पे भी इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस पर दिया गया शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शर्मिंदगी एक प्रकार का संवेग है। ठीक है, क्या है कि संवेग है जिसका प्रभाव संज्ञान पर पड़ता है। इजार्ड ने 10 मूल संवेग जो हैं बताए हैं, जिसमें हर्ष है, आश्चर्य है, क्रोध है, विरुचि है, भय है, अवमान है, शर्म है। ठीक है, शर्म है, अपराध है, अभिरुचि है तथा उत्तेजना शामिल है। उच्च सांवेगी वेगिक दशाओं और संज्ञान का प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। जब व्यक्ति में संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें सोचने, समझने, तर्क करने की जैसी संज्ञात्मक क्रियाओं का लोप हो जाता है। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस पे दिया गया अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, इसका हो जाएगा ए आंसर, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और इस पे क्या दिया गया है, अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में आधुनिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इनके अनुसार से बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं जो सक्रिय रहकर ज्ञान की खोज या रचना करते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है इस पे। और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो कौन सी धारणा उपयुक्त हो जाएगी? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, योग्यता सुधार्य है। ठीक है, इस पे दिया गया है योग्यता सुधार्य या अधिगम की धारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त कथन है। ठीक है, सबसे उपयुक्त कथन है ये। यहाँ योग्यता सुधार्य का अर्थ किसी भी योग्यता से है जिसे व्यक्ति ने अर्जित किया है, अधिगम द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। मॉर्गन और गिलीलैंड ने इसको स्पष्ट करते हुए अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन या सुधार जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जाता है, इससे भी अधिगम की प्रेरणा जो धारणा है योग्यता सुधार्य के रूप में स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए ये मॉर्गन वाला जो सेंटेंस है इसको देखिएगा जरूर से जरूर। मॉर्गन और गिलीलैंड ने क्या बोला है कि अधिगम या सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ सुधार हैं जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किया जा सकता है। ठीक है, या किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है, कथन से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनाओं समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इस पे दिया गया अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए सहायक होती है। दूसरे शब्दों में जब विद्यार्थियों को खोज करने, अन्वेषण करने, संवाद करने या सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं तब उनमें संकल्पनात्मक समझ बेहतर होती है। इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थी को ऐसे कार्यों में लगाया जाए। ठीक है,
फिर नेक्स्ट जो दिया गया क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। मतलब समझ रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि उनको कम समझ में आएगा। जैसे कि एक टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, एक ही सब्जेक्ट को अगर एक टीचर आधा पढ़ाएगा, दूसरा टीचर आधा पढ़ाएगा, तो क्या बच्चों को, या एक ही सब्जेक्ट नहीं, एक ही चैप्टर को मान सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा है तो कभी कभार ऐसा होता है किसी टीचर से समझ में आया, किसी टीचर से नहीं आया, ठीक है। या फिर कोई भी जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं अगर अलग अलग किसी को देंगे तो भी क्या है, कम है, ठीक है, तो भी उससे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पे ये दिया गया है। तो इस पे देखते हैं, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए कक्षा शिक्षण से करते समय अध्यापन को यह ध्यान रखना चाहिए कि सूचना एक निश्चित क्रम में हो तथा वे आपस में अंतर संबंधी भी हो, ठीक है। मतलब कि अगर सीरियल वाइज समझें तो जैसे कि अगर नीचे साइड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम उसको 5 नहीं दे सकते, डायरेक्ट 4 नहीं दे सकते, डायरेक्ट 6 नहीं दे सकते, डायरेक्ट 3 नहीं दे सकते। हम लोग को जो सीरियल वाइज है उसी से ही चलना पड़ेगा, तभी उसके समझ में आएगी, ठीक है। फिर दिया गया है, शिक्षक को या भी कोशिश करना चाहिए कि सूचना के मुख्य स्रोत के बारे में विद्यार्थियों को यथासंभव बताएं। इससे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक संरचना बन जाती है और अधिगम अनुभव स्थायी होता है, ठीक है। इस पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? तो कौन सी सर्वोत्तम अवस्था होती है? फर्स्ट है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। इस पे दिया गया है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि अधिगमकर्ता किसी कार्य को लेकर से ज़्यादा उत्तेजित है तब भी वह उस कार्य का बेहतर अधिगम से नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि अधिगमकर्ता में किसी कार्य को लेकर भय या डर है तब भी वह उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। इसीलिए संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है जिससे अधिगम करता बेहतर ढंग से सीखता है, ठीक है। आप जैसे कि कोई भी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर माइंड में कुछ और चलता रहेगा तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या फिर जब क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आपका दिमाग कहीं और लगा रहेगा तो भी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बोला गया है। और फिर इसके बाद दिया गया, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ठीक है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का पहला जो प्रमुख कारण आनुवंशिकता है, दूसरा जो प्रमुख कारण है वो क्या है? पर्यावरण है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट कारक है ये कारण है ये। इसीलिए पियर्सन और गाल्टन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने, इनका मानना है कि व्यक्तियों का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण उनका जो वंशानुक्रम या आनुवंशिकता ही है। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है उसका प्रभाव भी उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर पड़ता है। इसीलिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए जिम्मेदार कारक हैं, ठीक है। तो ये वाला सब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बट ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पियर्सन और डाल्टन का। फिर इसके बाद दिया गया, एक कार्य के दौरान जो साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किसी प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार से इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, स्वयं नियमन दर्शाता है, ठीक है। और इस पे दिया गया है, यदि किसी कार्य के दौरान शाइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य किस प्रकार से प्रगति कर रही है, तो वो लेव जो वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में इस प्रकार का व्यक्तिगत वाक्य स्वयं से नियमन को दर्शाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किसने दिया है ये भी याद रखिएगा। फिर वाइगोस्की के अनुसार से बच्चे भाषा का जो प्रयोग है ना केवल सामाजिक संप्रेषण अपितु स्वयं से नियमित तरीके
से कार्य करने के लिए अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने व मूल्यांकन करने में भी कार्य करते हैं। ठीक है, वाइगोस्की ने स्वयं नियमन में भाषा के प्रयोग को व्यक्तिगत वाक या आंतरिक स्वयं भाषा कहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की का पूरा पूरा सेंटेंस है ये। और फिर इसके बाद दिया गया है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। कैसा लक्ष्य होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, इसमें दिया गया है मूल्यांकन से पद्धतियों का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना होना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर रचनात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। रचनात्मक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को सीखने में आई कठिनाइयों की पहचान की जाती है और फिर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, और इस पे दिया गया था, एक गतिविधि के दौरान छात्रों का संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलेंगे अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वाइगोस्की के जितने भी ये दिए गए हैं कथन और ये सब संकेत, तो इस पे क्या बोला गया है? यदि किसी गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है, तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह जो योजना है अधिगम के पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। और वाइगोस्की के अनुसार से पाठ या आधारभूत संरचना एक तकनीक है जिसमें अध्यापक या सहायककर्ता बालक को सीखने में सहायता करते हैं या सहायता उनके वर्तमान निष्पादन को संभावित निष्पादन के क्षेत्र तक ले जाने में सहायक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देख उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लैंगिक वादिताओं को दर्शाता है। ठीक है, तो लिंक पे आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। और इस पे दिया गया, यदि रोहन को रोते देगा, इस पे ये पूरा हो ही जाएगा, व्यापार को रोते रहेगा रूढ़िवाद। ठीक है, दर्शाता है कि इस जिसमें महिलाओं और पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती हैं। इस पे ये क्या दर्शाया गया कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती हैं और दीनहीन के रूप में देखा जाता है, जबकि पुरुषों को मजबूत और निर्भीक समझा जाता है। ठीक है, तो मेन इस पे यही है। इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाएं एक प्रगतिशील समाज के लिए अभिशाप है जिनको शीघ्र समाप्त किया जाने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी वाला पूछा जा सकता है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। इस पे दिया गया है, हाँ यहाँ से देखते हैं हम लोग, एक प्रगतिशील कक्षा बाल केंद्रित कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, बाल केंद्रित, ये सीधे क्वेश्चन है ये, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये बाल केंद्रित होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसीलिए एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र सुलभकर्ता और सहयोगकर्ता की होती है। अतः प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करता है और विद्यार्थी जो होते हैं उसमें सक्रियता से भाग लेते हैं, अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 20, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो कौन से चरण को दर्शाता है? प्रथागत चरण को ये दर्शाता है ये। और इस पे दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को किसी
कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे को स्वीकृति देना चाहिए, विकास में प्रथम कन्वेंशन स्टेज को दर्शाता है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के द्वितीय स्तर प्रथागत या परंपरागत चरण के प्रारंभिक वर्षों में बालक का जो नैतिक न्याय या निर्णय दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालक अच्छा लड़का बनना चाहता है और बालिकाएं अच्छी लड़की बनकर स्वीकृति प्राप्त करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस है। और फिर इसके बाद 19 में देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 21 है ये। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इस पे सही है? सी ऑप्शन वाला सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस काफ़ी आप लोगों ने पढ़ा था मनोविज्ञान में कि जो हमारा फर्स्ट पाठशाला है वो हमारी कौन है? हमारा घर है, परिवार है, उसी से हम लोग पहले सीखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं। फिर इसके बाद इस पे जो दिया गया है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का कैसा कारक है? प्राथमिक कारक है। अर्थात बालक का जो जन्म होता है तो सबसे पहले परिवार के संपर्क में आता है और वहीं से सामाजिक प्रक्रियाएं सीखना शुरू कर देता है। बालक धीरे धीरे बड़ा होता है और वह विद्यालय जाने लगता है, जो कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, इसीलिए बालक यहाँ की सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखता है। इस प्रकार बालक सबसे पहले परिवार से फिर विद्यालय से सामाजिक प्रक्रिया सीखता है, इसीलिए परिवार को सामाजिकरण का प्राथमिक कारण से जबकि विद्यालय को समाजीकरण का द्वितीय कारक कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो किस पे जोर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर ये जोर देता है ये। और इसका ये देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। बुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक जो हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है। हावर्ड गार्डनर का मानना था कि बुद्धि का एकात्मक रूप न होकर बहु प्रकार्य होता है, अर्थात बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। गार्डनर ने कुल 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिसमें भाषाई बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, शारीरिक गति की बुद्धि है, संगीत बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है और अंतरावैयक्तिक बुद्धि भी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, जिन प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो इस पे क्या दिया गया है? जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य जो गुण विचार सोच में केंद्रीकरण होता है, अर्थात इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रितता में बालक यह सोचता है कि वह दुनिया सिर्फ उसी के लिए बनाई गई है या दुनिया की सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमती है और वह खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। ठीक है, सिंपल सब हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बट ये है कि थ्योरी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। इस पे विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, तो विकास कैसा है? बहुआयामी होता है। यहाँ बहुआयामी से तात्पर्य है विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे कि पक्ष हो जाएगा विभिन्न अवस्थाओं और विकास के विभिन्न सिद्धांतों से है। बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और यह विभिन्न पक्षों में होता है, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। इसी प्रकार विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास निकट से दूर की ओर, सिर से पैर की ओर तथा केंद्र से बाहर की ओर भी होता है। यही कारण है कि विकास को बहुआयामी माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। किस पे जोर देता है ये? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों पर ये जोर देता है।
इस पे दिया गया लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे समाज में उपस्थित सांस्कृतिक उपकरणों से अंतर क्रिया द्वारा अधिगम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्जित या वर्णित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस, स्कीमा या मनोबंध। इस पे दिया गया जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। यहाँ स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होते या होती हैं। पियाजे के अनुसार से बालक नए कार्य को सीखने के लिए अपने स्कीमा में संशोधित या समायोजन करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो किस पे जोर होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। फिर इस पे दिया गया है, एक समावेशी कक्ष में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर से प्रदान करने पर जोर देना चाहिए या जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करती है, इसीलिए एक समावेशी शिक्षक वैयक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए अधिकांश परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें सभी विद्यार्थी अपने योजना व क्षमता के अनुसार अधिकांश अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इस पर थोड़ा सा वैसा आ गया, पिक ये क्लियर नहीं है, चलिए ये वाला छोड़ देते, वैसे समझ में हल्का फुल्का आ रहा है। दिव्यांगत अधिकार से अधिनियम 2016 के अनुसार से निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर सीधे देख लेते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है। और 29 क्वेश्चन में देखते हैं, बच्चों, हाँ यहाँ से जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो किस क्रम में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सामवेगिक है और मूर्त है, फिर अमूर्त अवस्था में होता है या फिर विकास होता है क्रम में। 30वें पे क्वेश्चन दिया गया, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ठीक है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया गया, अध्यापन से अधिगम की प्रक्रिया को परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए सीडीपी का जो 31 जनवरी को पेपर हुआ था उसका ये हमारा 30 क्वेश्चन होगा सीडीपी के। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पर्यावरण का भी देखेंगे, बट अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेन है हमारा जो यूनिट है ना, यूनिट मेरे ख्याल से अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो उसको भी देखते रहेंगे, बीच बीच में हम लोग इसके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इम्पोर्टेंट जो हमारे यूनिट्स हैं उनको लेके। ठीक है, धन्यवाद।